दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस यूपीपीएससी पर। करंट अफेयर की 1000 प्रश्नों की सीरीज के पार्ट 13 में हम अगले 40 MCQ करेंगे जो कि पीसीएस व आरओ परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलते हैं पहले प्रश्न पर। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है? ए 6% से 6.6%, बी 6% से 6.8%, सी 6.1% से 6.7%, डी 6.3% से 6.6% तक। तो इसका सही उत्तर है डी 6.3% से 6.6%। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। वित्तीय वर्ष 2024-25 के एनएसओ के अग्रिम अनुमानों के संबंध में सही कथनों का चयन करें। पहला, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहेगी। दूसरा, सकल स्थिर पूंजी निर्माण 6.4% बढ़ने का अनुमान है। तीसरा, वास्तविक सकल मूल्य वर्धित यानी जीवीए में 7.3% की वृद्धि होने का अनुमान है। कथन देखते हैं। ए केवल 1 और 2 सही है, बी 1 और 3 सही है, सी सभी सही हैं, डी सभी गलत है। तो इसका सही उत्तर है ए केवल 1 और 2 सही हैं। इसमें आप तीसरा कमेंट सेक्शन में तीसरे का उत्तर बता सकते हैं, तीसरे कथन का। अगले प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि दोस्तों आप सभी के लिए इन प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या जो है इस पीडीएफ के अंत में दे दी गई है। यहाँ पर हम केवल प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जिससे कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कर सकें। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस यूपीपीएससी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत अनुमानित है? ए 0.6%, बी 0.06%, सी 0.8%, डी 1.5%। तो इसका सही उत्तर है सी 0.8%। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत अनुमानित है? ए 1.5%, बी 2.5%, सी 3.4%, डी 4.5%। तो इसका सही उत्तर है बी 2.5%। इस तरीके के प्रश्न दोस्तों पूछे जाते रहे हैं बजट से, आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत प्रस्तावित है? ए 3.5%, बी 3.8%, सी 4.4%, डी 4.5%। तो इसका सही उत्तर है 4.4% राजकोषीय घाटा जो कि प्रस्तावित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। बजट 2025-26 के भाषण के अनुसार भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही उत्तर है बी दूसरा। यहाँ दोस्तों हम ध्यान रखें कि भारत के समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य जो है 60,000 करोड़ रुपए हो चुका है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। केंद्रीय बजट 2025-26 में किन दलहन फसलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की घोषणा की है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए चना, पहला चना, दूसरा तुअर या अरहर, तीसरा उड़द, चौथा मसूर। सही कूट देखते हैं इसमें। ए केवल 1 और 2, बी 2, 3 और 4, सी केवल 3 और 4, डी केवल 4। तो इसका सही उत्तर है बी केवल 2, 3 और 4 यानी अरहर, उड़द और मसूर दलहन आत्मनिर्भरता मिशन में शामिल हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ हम ध्यान देंगे कि जो इसका बजट आवंटन है वह 1000 करोड़ रुपए है। इसकी समयावधि जो है वो 6 वर्ष तक की है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। केंद्रीय बजट 2025-26 में नए आयकर स्लैब के संबंध में कौन सा या से कथन सुमेलित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला कि 0 से 4 लाख पर 5% कर दर है। दूसरा 8 से 12 लाख पर 8% कर दर है। तीसरा 12 से 16 लाख पर 15% कर दर है। सही कूट का चयन करेंगे। ए केवल 1, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी उपर्युक्त सभी। इसमें जो सही सुमेलित है वो तीसरा कथन सही सुमेलित है। पहला और दूसरा गलत है क्योंकि 0 से 4 लाख पर 0% कर दर है और 4 से 8 लाख पर 5% कर दर है व 8 से 12 लाख पर 10% कर दर है। आप इसको पीडीएफ में देख लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ ध्यान रखेंगे 24 लाख से अधिक पर 30% का कर दर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9।
केंद्रीय बजट 2025-26 में निर्यात और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित प्रावधान है। पहला कि निर्यात संवर्धन मिशन, दूसरा भारत ट्रेड नेट, तीसरा खिलौना उद्योग योजना। सही कोड का चयन करना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ उपर्युक्त सभी डी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 के बारे में सही कथन या कथनों को चुनें। पहला, पुरुष एकल विजेता डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन थे। दूसरा, महिला एकल विजेता भारत की पीवी सिंधु थी। तीसरा, इसका आयोजन नई दिल्ली में 14 से 19 जनवरी 2025 के मध्य हुआ। सही कोड का चयन करना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बी केवल 1 और 3। इसमें जो पीवी सिंधु की जगह है वो दक्षिण कोरिया की आन से यंग थी महिला एकल विजेता में। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। भारत में पहली बार टेली सर्जरी के माध्यम से 2 रोबोटिक हृदय शल्यक्रियाएं किस सिस्टम का प्रयोग करके सफलतापूर्वक की गई? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ASI रोबोटिक्स, बी रोबो कार्ड सिस्टम, सी भारत एडवांस रोबोटिक सिस्टम, डी SSI मंत्रा। तो इसका सही उत्तर है SSI मंत्रा। इसको PDF में देख लीजिएगा एक बार। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने 8 जनवरी 2025 को कहां रखी? ए विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, बी गांधीनगर गुजरात में, सी मानेसर हरियाणा में, डी कोच्चि केरल में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ए विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? ए इमैनुअल मैक्रॉन, बी प्रोवो सुबियांतो, सी नवीन रामगुलाम, डी मोहम्मद मुइज्जू। तो इसका सही उत्तर है बी प्रोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। CII के किस पूर्व महानिदेशक को सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए अजय कामत, बी GV श्रीवासन, सी दिलीप सांघी, डी तरुण दास। तो इसका सही उत्तर है डी तरुण दास। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। स्पेडेक्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह इसरो का एक मिशन है जो अंतरिक्ष यानों को जोड़ने यानी डॉकिंग तकनीक विकसित करने पर केंद्रित है। दूसरा, भारत, अमेरिका, रूस और चीन के साथ डॉकिंग तकनीक में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाला चौथा देश बन गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों, डी दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर है सी दोनों ऑप्शन सही हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके स्पेनिश समकक्ष श्री पेड्रो सांचेज ने 28 अक्टूबर 2024 को कहां पर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया? ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी वडोदरा गुजरात, सी खुर्जा उत्तर प्रदेश, डी बेंगलुरु कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है बी वडोदरा गुजरात। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए AIIMS ऋषिकेश यानी एम्स ऋषिकेश, बी एम्स दिल्ली, सी खुर्जा उत्तर प्रदेश, डी बेंगलुरु कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है ए एम्स ऋषिकेश में। यह पहल संजीवनी योजना का हिस्सा है, ध्यान रखेंगे। 18वें प्रश्न को देखते हैं। भारत का पहला लेखकों का गांव कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए माना गांव लद्दाख, बी सोनपुर गांव पश्चिम बंगाल, सी धोरेडो गांव गुजरात, डी थानो गांव उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है डी थानो गांव उत्तराखंड। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। सूचना के अधिकार यानी RTI का संग्रहालय की आधारशिला कहां रखी गई है? ए अजमेर, बी नई दिल्ली, सी पानीपत, डी जयपुर। तो इसका सही उत्तर है ए अजमेर। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ ध्यान रखेंगे कि RTI संसद ने 15 जून 2005 में RTI अधिनियम पारित किया और यह 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। नवंबर 2024 में किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर है सी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यहाँ ध्यान रखेंगे कि इसके पहले फ्रांस ने पिछले साल 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। अक्टूबर 2024 में यूएस आधारित ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने किस भारतीय को विश्व के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंकर के रूप में सम्मानित किया?
ए अरविंद पनगड़िया, बी अमिताभ कांत, सी रघुराम राजन, डी शक्तिकांत दास। तो इसका सही उत्तर है डी शक्तिकांत दास। दोस्तों यहाँ ध्यान रखेंगे कि इन्हें लगातार दूसरे वर्ष यह सम्मान मिला है। अगले प्रश्न को देखते हैं 22, प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ए रतन टाटा, ए लाइफ थॉमस मैथ्यू, बी स्पीकिंग विद नेचर रामचंद्र गुहा, सी वाई भारत मैटर्स डॉक्टर एस जयशंकर, डी सभी सुमेलित हैं। तो इसका सही उत्तर है डी सभी सुमेलित हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक क्वेश्चन अक्सर उत्तर प्रदेश पीसीएस में आता रहा है, आप किताबों को देख लेंगे किसने क्या लिखा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 23, हाल ही में भारत ने वायु रक्षा मिसाइल बंदूक प्रणाली पेंटिर के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया? ए रूस, बी इजराइल, सी फ्रांस, डी यूएसए। तो इसका सही उत्तर है ए रूस। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा मूंगा बी हेमोथ कोरल किस द्वीप पर खोजा गया? ए तुवालू, बी हवाई द्वीप, सी सोलोमन द्वीप, डी तस्मान द्वीप। तो इसका सही उत्तर है सी सोलोमन द्वीप। दोस्तों यहाँ ध्यान रखेंगे कि इससे पहले जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो मूंगा था बिग मामा, जो कि अमेरिका के समोआ में स्थित था, अब इससे बड़ा भी ये हो गया, जो कि 34 मीटर चौड़ा, 32 मीटर लंबा और 6 मीटर ऊंचा है। अब यह पहले स्थान पर आ गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 25, एयरबस ने दक्षिण एशिया में अपने नए मुख्यालय और अत्यधिक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ए नई दिल्ली, बी ग्रेटर नोएडा, सी गांधीनगर, डी वेल्लोर। तो इसका सही उत्तर है ए नई दिल्ली, जो कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश की यात्रा के दौरान मुख्य आकर्षण के रूप में भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP दीवार का उद्घाटन किया? ए यूएई, बी सऊदी अरब, सी कतर, डी यूके। तो इसका सही उत्तर है बी सऊदी अरब। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 27, नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO द्वारा धूड़ मार्स को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कार्यक्रम के लिए चुना गया। यह गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? ए मेघालय, बी ओडिशा, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है डी छत्तीसगढ़। दोस्तों यहाँ ध्यान रखेंगे और फैक्ट देख लेंगे कि जो विश्व पर्यटन दिवस वर्ष 1980 से प्रत्येक 27 सितंबर को मनाया जाता है, और इसकी जो इस बार की थीम थी 2024 की, वो पर्यटन और शांति है। यहाँ हम ध्यान देंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है उसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है मैड्रिड स्पेन में है, और लगभग इसमें जो है 160 सदस्य देश हैं भारत सहित, 6 सहयोगी और 2 पर्यवेक्षक हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 28, ऑस्ट्रेलिया के वोलोगोंग विश्वविद्यालय का नया परिसर कहां पर खोला गया है? ए गिफ्ट सिटी गुजरात, बी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, सी नई दिल्ली, डी इंदौर मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए गिफ्ट सिटी गुजरात। दोस्तों हम पीडीएफ में इसके और भी जो यूनिवर्सिटी हैं उनके परिसर को देख लेते हैं कहाँ पर खोले गए हैं। जैसे कि मेलबर्न विश्वविद्यालय दिल्ली में अपना पहला सेंटर खोलेगा, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया यूनिवर्सिटी नोएडा में खोला, वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में, ला टोब्रो को बेंगलुरु में, और ब्रिटेन की जो ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी को मुंबई परिसर में खोलने की अनुमति दी गई है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पढ़ के जाएंगे परीक्षा में हम। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, देश का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी लद्दाख, डी हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है डी हरियाणा। इसका उद्घाटन जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं, सार्वजनिक परिवहन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन बसों का संचालन करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी लद्दाख, डी दमन और दीव। तो इसका सही उत्तर है सी लद्दाख। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 31, 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस के अवसर पर किन 2 भाषाओं में भारतीय संविधान के अनुवाद की प्रतियों का अनावरण किया? ए बोडो और संथाली, बी संस्कृत और संथाली, सी संस्कृत और मैथिली, डी तमिल और पाली। तो इसका सही उत्तर है सी संस्कृत और मैथिली। यहाँ हम ध्यान देंगे कि जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, और अभी तक जो 8वीं जो भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में उल्लिखित हैं 22 भाषाओं के साथ। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 32, नेफिथ्रोमाइसिन औषधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक है। दूसरा, इसे मिकनाफ नाम से बाजार में उतारा गया है। तीसरा, इसका उद्देश्य विशेष रूप से
एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध यानी AMR से निपटना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी सभी सही हैं, डी सभी गलत है। तो इसका सही उत्तर है सी सभी सही हैं, यानी यहाँ सभी कथन सही हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान रखेंगे कि इसका जो विकास है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभाग द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। WIPO यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की वार्षिक बौद्धिक संपदा रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में किस स्थान पर रहा है? ए दूसरे, बी तीसरे, सी छठे, डी नौवें। तो इसका सही उत्तर है सी छठे। यहाँ ध्यान रखेंगे कि पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर USA और तीसरे स्थान पर जापान है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत को इस सूचकांक में 176वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो 5 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है। दूसरा, डेनमार्क को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अतिमहत्वपूर्ण प्रश्न, अक्सर सूचकांक पूछे जाते रहे हैं परीक्षा में, तो हम सूचकांक भी याद कर लेंगे। ए केवल एक कथन सत्य है, बी केवल 2 कथन सत्य है, सी दोनों सत्य है, डी दोनों असत्य है। तो इसका सही उत्तर है ए केवल एक कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि लग्जमबर्ग को प्रथम स्थान प्राप्त है, जबकि दूसरे स्थान पर एस्टोनिया है और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। बुकर पुरस्कार 2024 विजेता कौन है? ए बानो मुश्ताक, बी सामंथा हार्वे, सी पाल लिंच, डी सेहान करुणा तिलका। तो इसका सही उत्तर है बी सामंथा हार्वे। इनकी पुस्तक है ऑर्बिटर, जो कि एक अंतरिक्ष यात्रा पर आधारित है। अतिमहत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2024 के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? ए हरियाणा, बी मेघालय, सी हनोई, डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है ए हरियाणा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए कुरुक्षेत्र, बी गुरुग्राम, सी नई दिल्ली, डी भोपाल। तो इसका सही उत्तर है सी नई दिल्ली। महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ हम देखेंगे कि केंद्रीय हिंदी समिति जो है वो हिंदी भाषा विकास और संबोधन दिशा निर्देश के लिए सर्वोच्च संस्था है। प्रश्न नंबर 38 को देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी गोवा, डी उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है डी उत्तराखंड। यहाँ ध्यान रखेंगे कि गोवा में समान नागरिक संहिता पुर्तगाल शासनकाल से ही लागू है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। पायल कपाड़िया द्वारा निर्मित कौन सी फिल्म 2024 में प्रतिष्ठित कांस फिल्म समारोह में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी? ए गुलमोहर, बी एरियल पेन, सी एवरीथिंग राउंड अस, डी ऑल वी इमेजिन इन एज लाइट। ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो इसका सही उत्तर है डी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। अगले प्रश्न को देखते हैं, अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित पुस्तकों एवं लेखकों के युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? पहला, हु डेयर्स विंग्स ए सोल्जर मेमोयर, लेफ्टिनेंट जनरल Y.K. जोशी। दूसरा, लीव व्हाइल यू आर अलाइव, शिव खेड़ा। तीसरा, वाइल्ड फिक्शन SS अमिताभ घोष। चौथा, द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स अरुण शौरी द्वारा। ए केवल एक सुमेलित नहीं है, बी केवल 1 और 2 सुमेलित नहीं है, सी केवल 4 सुमेलित नहीं है, डी सभी सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर है डी सभी सुमेलित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, किताब अक्सर पूछे जाते हैं, आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। अगले वीडियो में हम पुनः इसी श्रृंखला के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। दोस्तों अगर हमारी ये पहल आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेके रहिए।